अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और अभी तक हमने इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन को अंडरस्टैंड किया और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंडर हमने इसमें ग्लाइकोलिसिस एंड लिंक रिएक्शन को समझा था। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज़ क्रेब्स साइकिल एंड लॉट्स मोर। तो आइए हम कहानी को एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक क्या समझा है स्टूडेंट्स, दैट सबसे पहले वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा और बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इस समय पर हमें 2 ATP का नेट गेन होगा और 2 NADH2 मिलेंगे। ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर और वहां जाने के बाद में ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A में। ड्यूरिंग दिस CO2 will be released out, there will be decarboxylation और साथ में ऑक्सीडेशन होगा। यानी यहाँ पर भी भले ही यहाँ नहीं लिखा लेकिन हमें NADH+H+ मिलेंगे। इसे हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा था। और ये एसिटाइल कोएंजाइम A का मॉलिक्यूल विल देन एंटर इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल विच इज़ द क्रेब्स साइकिल। और यहाँ भी हम देखेंगे कि कैसे हमें बहुत थोड़ी सी ATP और बहुत सारे NADH2 FADH2 मिलेंगे। और फिर आगे की स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं और उन 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे। लेकिन एट अ टाइम 1 एसिटाइल कोएंजाइम A ही एक क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। यानी अगर हमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम A को क्रेब्स साइकिल में घुसाना है तो हमें 2 क्रेब्स साइकिल रन करनी पड़ेंगी। यानी कि 1 एसिटाइल कोएंजाइम A के लिए 1 क्रेब्स साइकिल है, या ये भी कह सकते हो 1 पायरुविक एसिड से 1 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 1 क्रेब्स साइकिल। लेकिन 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, यानी 2 बार 2 क्रेब्स साइकिल रन करेंगी। आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो दिस ऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट लेक्चर। मैं सीधे आ रही हूँ अब क्रेब्स साइकिल पे। पहले तो स्टूडेंट्स क्रेब्स साइकिल के कुछ नाम हैं। पहले से क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हैंस क्रेब। उन्होंने सबसे पहले इस साइकिल को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने पिजन, जो कबूतर, जो कि एक बर्ड है और बर्ड मतलब एनिमल है, एनिमल मतलब यूकैरियोट है और यूकैरियोट है तो उसके अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल पॉसिबल है। तो पिजन की जो फ्लाइट मसल्स हैं, उड़ने वाली मसल्स, उनके अंदर इस साइकिल को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। यानी ये साइकिल कहाँ होती है, ये भी वहीं होती है जहाँ लिंक रिएक्शन हुआ था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्योंकि हैंस क्रेब ने इसे डिस्क्राइब किया था, इसका पहला नाम पड़ा क्रेब साइकिल। अब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया और फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि जब C3 C4 साइकिल्स होती हैं डार्क रिएक्शन की, तो फर्स्ट कंपाउंड है, अगर 3 कार्बन तो C3 साइकिल, 4 कार्बन तो C4 साइकिल। इसी तरह यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो सिट्रिक एसिड बनता है और इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब इसमें सिट्रिक एसिड और बहुत सारे ऐसे एसिड्स बनेंगे जिनमें 3 COOH ग्रुप होंगे। COOH ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं और 3 COOH वाले हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं और इसीलिए इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। अब तीनों नाम समझ में आए क्यों दिए जाते हैं ना। यहाँ पर इसको अभी भूल जाइए, अभी बिल्कुल मत ध्यान रखना, ये सब हटा दो। अब इसमें ये भी एंजाइमेटिक साइकिल है, यानी इसमें एंजाइम्स होंगे। ऑफ कोर्स इसके एंजाइम्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ ये साइकिल होगी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर एक एंजाइम है मैं बताऊंगी जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं मिलता, फिर वो कहाँ मिलता है, वो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहाँ मिलता है। सो जितने भी एंजाइम्स हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, बाकी सारे एंजाइम्स मैट्रिक्स के अंदर है, पर ये वाला जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज SDH है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलता है और ये क्वेश्चन हजारों बार आया है। अब इस साइकिल का उद्देश्य क्या है समझिएगा। अभी हमारे पास में, ध्यान से समझना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये लेकिन मैं कहानी एक ही की बात करती हूँ क्योंकि मुझे 1 क्रेब साइकिल समझाना है, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल भी ऐसी क्रेब साइकिल में एक और कर लेगा। तो 1 एसिटाइल कोएंजाइम A है जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है, हम जानते हैं।
हम क्या चाहते हैं कि एक तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी ये जो दो कार्बन हैं जिनके बीच में बॉन्ड है ये भी अलग हो जाए, तो कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाए। 6 कार्बन ग्लूकोज से आते आते हम 2 कार्बन कंपाउंड तक तो पहुंच गए हैं। पहले 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड बना, फिर 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम में। अब हम चाहते हैं ये भी पूरा टूट जाए, यानी पूरी CO2 बाहर निकल जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम क्या चाहते हैं कि इस एसिटाइल कोएंजाइम में जो हाइड्रोजन है उसे हम रिमूव कर दें, यानी हम इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दें, यानी इसका डीहाइड्रोजिनेशन कर दें, और हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन कर दें। जब ये अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो उसे पकड़ने के लिए NAD आएगा, FAD आएगा, भी पढ़ाऊंगी, और उससे NADH2 FADH2 बनेंगे। और हम ये बनाना चाहते हैं क्यों? क्योंकि एक तरह से इसकी जो एनर्जी थी वो हमने हाइड्रोजन के फॉर्म में NAD FAD को दे दी है, और उनसे वो NADH2 FADH2 में कन्वर्ट हो गए हैं। और वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, चेन में जाएंगे, जो बताऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो वहाँ पर हमें फिर से 3 ATP 2 ATP दे सकते हैं, हम बात करेंगे। तो इसके अंदर जो एनर्जी थी उसे हमने हाइड्रोजन के फॉर्म में NAD FAD को ट्रांसफ़र करवाना, ये हमारा एम है, और साथ में इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हाइड्रोजन रिमूव कराना है और कार्बन्स को भी अलग अलग करना है, ये हमारा उद्देश्य है। आइए देखते हैं। सो क्या है हमारा एम? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहाँ से? एसिटाइल कोएंजाइम A से। क्यों? कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? NAD FAD को। क्यों? ताकि NAD FAD में NADH2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाए। NAD FAD में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उनका रिडक्शन हो रहा है। एसिटाइल कोएंजाइम A में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ताकि हम इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स की 1 NADH2 से 3 ATP मिलती है, ये तो मैंने आपको कई प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया, और 1 FADH2 से 2 ATP मिलती है जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। हम सब पढ़ेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। अब ये कैसे पूरा होगा उसे हम समझते हैं। पहले साइकिल पढ़ाती हूँ, तैयार है आप? चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम कहानी शुरू कर रहे हैं 1 एसिटाइल कोएंजाइम A की। 1 एसिटाइल कोएंजाइम A जो एक 2 कार्बन कंपाउंड है, और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, और सिट्रिक एसिड एक 6 कार्बन कंपाउंड है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 कार्बन कंपाउंड। तो अगर 2 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस मदद लेनी पड़ेगी 4 कार्बन कंपाउंड की। ये वही बात है कि मेरे पास 2 लाख है और बिजनेस के लिए मुझे 6 लाख चाहिए, तो मुझे 4 लाख उधार लेने पड़ेंगे। इसी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एक 4 कार्बन कंपाउंड पड़ा रहता है, एसिड पड़ा रहता है, जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे OAA कहते हैं इन शॉर्ट। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, इससे हेल्प मांगता है ये एसिटाइल कोएंजाइम में कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ। वो कहते हैं हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये इसके साथ अटैच होता है और उससे पहला प्रोडक्ट बनता है जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, और इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर ना हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ना हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी ना ऑक्सीडेशन हो रहा है, ना रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ना CO2 का लॉस हो रहा है, यानी डीकार्बोक्सिलेशन भी नहीं हो रहा। फिर यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ ये दोनों ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, यानी ये कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन। हाँ, इस समय पर 1 वाटर मॉलिक्यूल जरूर यूज होता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ एंजाइम कौन सा लगेगा? देखो बहुत सिंपल है, सिट्रेट बनाना है। सिट्रिक एसिड या सिट्रेट एक ही बात है, उसे बनाना है, सिंथेसाइज करना है, तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। स्टूडेंट सारे एंजाइम सारे स्टेप्स में आपको ट्रिक से रटवा दूंगी, पर पहले एक बार साइकिल समझ लो। ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब नॉर्मली जो क्रेब साइकिल बनी होती है बुक्स में, कुछ बुक्स में 10 स्टेप्स होते हैं, कुछ बुक्स में 8 स्टेप्स होते हैं। मैं आपको पूरे 10 स्टेप्स बना के बताऊंगी और फिर ये भी बताऊंगी कि दूसरी बुक्स में 8 स्टेप्स क्यों हैं, ठीक है। तो हम पहले डिटेल बनाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, राइट। अब क्या होता है? ये जो सिट्रिक एसिड है ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, या आइसोसिट्रेट लिख देती हूँ मैं। अब आप समझ ही गए हैं, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनेगा, यानी कार्बन तो वही 6 रहेंगे। और ये कैसी रिएक्शन होगी? आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होगी, सिर्फ आइसोमेराइजेशन होगा यहाँ पे। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बनता स्टूडेंट्स,
यहाँ पर बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है जिसे सिस अकोनिटिक एसिड या अकोनिटेट कहते हैं, सिस अकोनिटेट। तो पहले सिट्रिक एसिड से सिस अकोनिटेट बनता है और उससे आइसोसिट्रेट बनता है। जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ यूज हुआ था वो एक वाटर यहाँ रिमूव होता है और यहाँ वापस वाटर ऐड हो जाता है, यानी इन टोटल बात करें तो अभी तक 1 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स यूज हो रहा है। अब ये जो रिएक्शन है दोनों में ही, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो एंजाइम यूज होता है उसे अकोनिटेज कहते हैं। दोनों में अकोनिटेज सेम एंजाइम है, बस एक ही एंजाइम काम कर रहा है, बस बीच में एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बना देता है। तो हमारे लेवल पर हम इसे 2 स्टेप्स मान रहे हैं, बट कई बुक्स में से एक ही स्टेप मानते हैं, तो 1 स्टेप कम हो गया, राइट। चलो अब ये जो आइसोसिट्रेट है, अब हमें इससे एक 5 कार्बन कंपाउंड बनाना है जो होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, या अल्फा कीटो ग्लूटेरेट भी लिख सकते हैं हम, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। और ये स्टूडेंट्स एक 5 कार्बन कंपाउंड है। अब अगर 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा, यानी आप समझ गए हैं यहाँ पर 1 कार्बन का लॉस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये डायरेक्टली नहीं होता है। तो चलो पहले इतना बनाते हैं, एक CO2 लूज हो गई, और जब इससे ये बनता है तो यहाँ पर इसमें से हाइड्रोजन भी निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन, आप समझ ही गए हैं। जी हाँ, उसको पिकअप करने के लिए NAD आएगा, तो यहाँ पर एक NAD आया, उसने यहाँ से इससे ये बन रहा था तो इससे हाइड्रोजन लिया और खुद NADH2 में कन्वर्ट हो गया, या NADH+, वो एक ही बात है, उसमें कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पर क्या क्या हो रहा है इसमें, एक तो इसका तो रिडक्शन हो रहा है, NAD+ तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन आइसोसिट्रेट में जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी अब तो आपको रट गया, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, यानी ये तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। बताओ और कहाँ देखा था ऐसा स्टेप, किसको याद है क्विकली? जी हाँ, लिंक रिएक्शन में भी यही हुआ था, जब पायरुविक एसिड से और एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, तब भी वहाँ पर 1 NADH2 मिला था हमें और 1 CO2 रिमूव हुआ था। अब यहाँ पर एक्चुअली ये डायरेक्ट नहीं होता, एक्चुअली यहाँ पर बीच में एक प्रोडक्ट बनता है जिसे ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड कहते हैं, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, और ये स्टेप भी कई बुक्स में गायब होता है, राइट। तो इसीलिए हमारे तो 10 स्टेप्स होंगे, पर कई बुक्स में इन 2 को 1 मानते हैं, इन 2 को 1 मानते हैं, और इसीलिए 10 की जगह 8 स्टेप्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा, देखो बहुत सिंपल है, आइसोसिट्रेट में से हाइड्रोजन रिमूव करना है तो एंजाइम लगेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे जब लिंक रिएक्शन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन निकले थे तो उसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कहा था, ठीक है। अब सेम ऐसा ही स्टेप होगा आगे, यानी इस 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो बिल्कुल सेम कहानी होगी, एग्जैक्टली सेम। क्या, एक तो 1 CO2 रिलीज हो जाएगा और दूसरा इसमें से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे जिसे फिर से NAD+ आएगा, प्लस भी लिख दो एक ही बात है, और फिर से एक NADH2 या NADH+ मिल जाएगा। यानी यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, सेम एग्जैक्टली सेम। अब इसके एंजाइम लिखवाओ मुझे, बहुत इजी होगा। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज ही लगेगा क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना है, उसका नाम हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। देखो कितना इजी है, कहाँ कुछ रटना है। पर यहाँ एक चीज़ और है, इसमें कोएंजाइम ए है और इसमें कोई कोएंजाइम ए नहीं है, तो यहाँ पर एक कोएंजाइम ए ऐड होगा। 1 सेकेंड, नहीं रुको, 1 मिनट देना, ठीक है, इसको अभी हटा देते हैं। अब क्या होगा, ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, अब ये सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है। अब एक बात समझो, सक्सिनिक एसिड बोलो या सक्सिनेट बोलो वो एक ही बात। एक बात समझना, जो 4 लाख मैंने उधार लिए थे वो मुझे वापस भी करने पड़ेंगे, वरना मुझे दोबारा कोई उधार नहीं देने वाला मार्केट में। यानी मैंने अभी तक क्या किया है, ध्यान से समझना। इस एसिटाइल कोएंजाइम के जो 2 कार्बन थे उसे मैंने 1 और 2 CO2 के फॉर्म में रिलीज करा दिया है।
और इसके जो हाइड्रोजन थे उसको अभी उससे मैंने अभी 2 हाइड्रोजन यहाँ दिलवा दिए हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ दिलवा दिए, जो मुझे आगे जाकर 3 और 3 6 ATP दे सकता है। अब मुझे इसे भी तो वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, वरना क्रेब्स साइकिल कुछ टाइम बाद बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई मैट्रिक्स के अंदर लिमिटेड है। तो अगर हमने इसे वापस से रिसाइकल नहीं किया तो एसिटाइल कोएंजाइम को आगे जाकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा, तो सिट्रिक एसिड नहीं बनेगा और ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें इसे रीजनरेट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्मेंटेशन में NAD को रिसाइकल किया था। अब ऑलरेडी 4 कार्बन कंपाउंड बन गया है और उससे मुझे फाइनली 4 कार्बन कंपाउंड ही बनाना है, तो अब कोई कार्बन का लॉस वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इसके 2 कार्बन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो रटना नहीं है। तो इससे भी 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, सक्सिनेट। सक्सिनेट के बाद एक और 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, बोलो मेरे साथ, फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट। इससे एक और बनता है जिसे कहते हैं मैलिक एसिड या मैलेट। ये सब 4 कार्बन होंगे और इससे फाइनली बन जाएगा फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब क्या होता है समझना, यहां पर जब ये बनेगा तो एक कोएंजाइम A बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर स्टूडेंट्स इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूं, इस मैट्रिक्स में GDP घूम रहा है, ADP नहीं, GDP। वो उस एनर्जी को लेता है और एक फॉस्फेट जोड़कर GTP बना लेता है। लेकिन सेल GTP यूज नहीं कर सकता, सेल तो ATP ही यूज करता है। तो इस GTP की एनर्जी जो है उसे ADP लेता है और वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फाइनली हमें 1 ATP मिल गई। हालांकि वो वाया GTP मिली है, वो अलग बात है इस स्टेप में। अब यहां पर एंजाइम क्या कहें, देखो यार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस एंजाइम को या तो हम डिहाइड्रोजिनेज नहीं कह सकते, इसे सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेज कहते हैं, सिंथेज। हालांकि ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A का सिंथेसिस नहीं कर रहा, ये तो सक्सिनेट बनवा रहा है, बट ऐसा लिखते हैं। या इसी को हम सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट थायोकाइनेज भी कहते हैं। और ये अब आप समझ गए होंगे, काइनेज। काइनेज कहाँ पढ़ा था, जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। जब भी फॉस्फेट ऐड होता है, फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होती है तो काइनेज लगता है। यहाँ भी तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, GDP से GTP बन रहा है, फिर ADP से ATP बन रहा है, तो यहाँ पर भी काइनेज एंजाइम होगा। ऑफकोर्स मैग्नीशियम आयंस यूज होंगे। और अच्छा हाँ, यहाँ लिख देती हूँ, इस अकोनिटेज के साथ आयरन यूज होता है, Fe2+ यूज होता है। एनीवेज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो सक्सिनेट है, इससे फ्यूमरेट बनाना है, तो ये सक्सिनेट फिर अपने 2 हाइड्रोजन को लूज करने के लिए तैयार है और फिर से उन्हें लेने के लिए NAD आएगा और फिर से वो NADH2 में कन्वर्ट होगा। बताइए, अच्छा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, इन दोनों में तो NADH2 भी मिला था, CO2 भी मिली थी, यहाँ NADH2 मिलेगा केवल। एंजाइम का नाम क्या लिखूँ, सक्सिनिक एसिड यानी सक्सिनेट, और इसमें से हाइड्रोजन निकलवा रहा है यानी डिहाइड्रोजिनेज। इसे ही तो कहते हैं SDH। यही वाला तो है जो मैंने आपसे कहा था इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मिलता है, बाकी सारे एंजाइम्स जो थे वो मैट्रिक्स में मिलते हैं। अब फ्यूमरेट से जब मैलेट बनता है तो ना CO2 तो अब रिमूव होनी ही नहीं है, ना NADH2, कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। तो ये 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैलेट से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तो फिर यहाँ पर मैलेट जो है वो अपने हाइड्रोजन लूज करता है, उसे NAD पकड़ने आता है और उससे NADH2 फिर से मिलता है। और यहाँ पर एंजाइम अब आप समझ ही गए हैं, बिल्कुल मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब तो आप सब चैंपियंस हो गए हो, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। अब कहानी में एक ट्विस्ट है जो अब मैं समझाती हूँ। जब फ्यूमरेट बनता है स्टूडेंट्स, तो फ्यूमरेट जब बनता है तो हाइड्रोजन लेने के लिए NAD नहीं आता। अब बताती हूं, यहां पर FAD आता है, ये इंपॉर्टेंट है, FAD। ये एक बात याद रखनी है, जब फ्यूमरेट बनेगा तो FADH2 बनेगा, ऐसे याद रख सकते हो, FF। तो कितने स्टेप्स हुए हैं अगर हम ध्यान से देखें। पहला स्टेप है, मैं फिर बोलती हूँ, एसिटाइल कोएंजाइम में कंडेंस होगा विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम लगेगा और सिट्रिक एसिड बनेगा, ये है फर्स्ट।
सिट्रिक एसिड से पहले सिस अकोनिटिक एसिड बनेगा और उससे फिर फाइनली आइसोसिट्रेट बनेगा। ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा, आयरन यूज होगा। दिस इज द सेकेंड स्टेप। आप इसे अलग अलग भी मान सकते हो, बट बुक्स में इसको एक ही मानते हैं। अब आइसोसिट्रेट, यहां तक अभी तक 6 कार्बन कंपाउंड्स है, इससे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा। इस समय पर CO2 भी रिलीज होगा और हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे, यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। एंजाइम लगेगा आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ये है थर्ड स्टेप। दिस इज द थर्ड स्टेप। बुक्स में से कई बार अलग अलग लिख देते हैं, इसीलिए 8 की जगह 10 स्टेप्स हो जाते हैं। एक स्टेप यहाँ बढ़ जाता है, एक यहाँ बढ़ जाता है। अब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, तो फिर से एक CO2 निकलेगा, फिर से एक NAD रिड्यूस होगा, यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन दोबारा होगा। एंजाइम होगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड डीहाइड्रोजिनेज या अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डीहाइड्रोजिनेज। सो दिस इज स्टेप नंबर 4। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम, अच्छा यहाँ पर कोई कोएंजाइम में नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी एसिटाइल कोएंजाइम में कोएंजाइम में है। नाउ वो दैट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। नाउ सक्सिनाइल कोएंजाइम से अब सक्सिनिक एसिड बनेगा। अब कहीं पर कोई कार्बन रिड्यूस नहीं होगा, सभी 4 कार्बन है। इस समय पर सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेज या सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम है, तो GDP से GTP और फिर ADP से ATP मिल जाएगा। ये ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिल रहा है, यानी डायरेक्ट मिल रहा है। GTP के वाया मिल रहा है, बट वैसे डायरेक्ट मिल रहा है, नगद है, कैश है। इनकी तरह नहीं है चेक, जो ETS में जाएंगे तब एनर्जी देंगे। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। सो दिस वुड बी स्टेप नंबर 5। नाउ सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा। फ्यूमरेट जब बनता है तो FAD रिड्यूस होगा FADH2 में, और उस समय पर एंजाइम लगेगा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ऑफ कोर्स ये भी क्या है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन या डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, एक ही बात है। सो दिस इज स्टेप नंबर 6। नाउ फ्यूमरेट से जब मैलेट बनता है, अच्छा इसका एंजाइम नहीं लिखा ना, ये फ्यूमरेट ब्रेक होता है तो इसे फ्यूमरेज एंजाइम कहते हैं। यहाँ डीहाइड्रोजिनेज वर्ड यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फ्यूमरेट टूट रहा है तो मैलिक एसिड बन रहा है, तो फ्यूमरेज एंजाइम, यहाँ पर भी एक वाटर ऐड होता है। सो दिस इज स्टेप नंबर 7। और फाइनली मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है तो फिर से एक NAD रिड्यूस होता है, फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है या डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क कर रहा है। दिस इज अगेन स्टेप नंबर 8। तो या तो आप 8 बोलिए या कई बुक्स में इसे 2 सेपरेट, इसे 2 सेपरेट, यानी टोटल 10 स्टेप्स कह देंगे। दिस इज द सिट्रिक एसिड साइकिल और द TCA साइकिल और द क्रेब साइकिल। ये 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए की कहानी है और हमने इसमें वापस से इसे रीजेनरेट भी कर लिया है जिसका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, यानी साइकिल लगातार चलती रहेगी। अब मुझे बताओ कि इस साइकिल में फाइनली कितनी CO2 मिल रही है 1 क्रेब साइकिल से, तो आप कहोगे मैम 2 मिल रही है स्टेप नंबर 3 एंड 4 में, और कितनी डायरेक्ट ATP मिल रही है 1 क्रेब साइकिल में 1 ATP ही मिल रही है स्टेप नंबर 5 में। तो 3, 4 में CO2 मिला और 5 में ATP मिल गई। NADH2 कितने मिल रहे हैं, जहां CO2 मिल रही है वहां तो मिल ही रहे हैं, यानी 3rd और 4th में, और साथ में लास्ट यानी स्टेप नंबर 8 में भी मिल रहे हैं। और FADH2 कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है यहाँ स्टेप नंबर 6 में। यानी हमें 1 क्रेब साइकिल से क्या क्या मिला अगर कोई पूछे तो 2 CO2 मिले, 3 NADH2 मिले, 1 FADH2 मिला और 1 डायरेक्ट ATP मिली। ये हमें मिला है 1 क्रेब साइकिल से। लेकिन 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड यानी 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेंगे, तो ऐसी एक और साइकिल बनेगी, तो सब कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 हमें डबल मिलेगा। अगर मैं पूछूं मुझे तो ये बता दो कि नेट ATP कितनी मिल रही है, तो क्या कहोगे फाइनल जो मिलेगी आपको ETS में जाने के बाद, कंप्लीट के बाद, तो क्या कहोगे मैम 1 ATP तो डायरेक्ट मिल रही है, 1 NADH2 से 3 ATP मिलती है, तो 3 से 3 3 9 ATP मिल जाएगी, और 1 FADH2 से 2 ATP मिलती है, यानी 9 + 2 11 ATP, और एक डायरेक्ट मिल रही है यानी 12 ATP मिलती है 1 क्रेब साइकिल से। लेकिन अगर 2 क्रेब साइकिल होंगी 1 ग्लूकोज के लिए तो 24 ATP मिलेगी। तो 24 ATP तो हमें 2 क्रेब साइकिल से मिल रही हैं। ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 ATP तो डायरेक्ट मिला था, और NADH2 भी 2 मिले थे जो हमें 6 ATP देंगे, तो 6 + 2 8 ATP हमें
ग्लाइकोलिसिस से मिल जाएगी, 24 एटीपी यहाँ से मिल जाएगी, 8 + 24 32 एटीपी तो ये हो गई। और लिंक रिएक्शन में भी 2 NADH2 मिले थे, उससे भी 6 एटीपी मिल जाएगी, यानी 38 एटीपी का पूरा हिसाब हमारे पास में आ गया। इज इट क्लियर? हर वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आइए इतना देखते हैं। सो नाउ आई विल कम अगेन टू दिस स्लाइड। TCA साइकिल किससे शुरू हो रहा है? जब कंडेंसेशन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम A का विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड वाटर। एक वाटर मॉलिक्यूल भी लगा था यहाँ पर, टू यील्ड टू गिव सिट्रिक एसिड। यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम A का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? कौन एक्सेप्ट करता है? कौन सबसे पहले दोस्ती करता है उसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स, थोड़ी देर में मैं बताऊंगी